नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने महाराष्ट्र में 2 इयर्स बीएड के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सीईटी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। यह जो सीरियल नंबर 3 में दिख रहा है, महा बीएड एंड बीएड एलसीटी सीईटी 2020, 21, 22 एंड 23 अक्टूबर को यह एग्जाम होने वाली है, यह सीईटी होने वाली है। इनमें से किसी भी एक दिन में आपका शेड्यूल आने वाला है। 3 दिन एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके 3 पेपर है, आपका एक ही पेपर है। इन स्लॉट में से कोई भी डेट आपको मिलेंगी। उस सीईटी के बारे में आपको मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत बार ये होता है कि ये ईएलसीटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कैंडिडेट के लिए। तो ईएलसीटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो ये बीएड जो कोर्स है ये मराठी मीडियम के लिए है और बीएड ईएलसीटी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो जो स्टूडेंट मराठी मीडियम से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक सीईटी होगी, और जो इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं उनके लिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगी। इसके मतलब उनके लिए 2 पेपर हो गए उसी दिन। तो आइए आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बीएड का एडमिशन का जो ब्रोशर है उसकी मदद से सीईटी के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या तैयारी करनी है। इस पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है वो सारी प्रोसेस मैंने उसके वीडियो मराठी और इंग्लिश में बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ सीईटी के बारे में, सीईटी अब जो आने वाली है तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और उसकी प्रोसेस क्या है। तो जो इसके लिए जो बेस है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये जो ब्रोशर है, जिसमें उन्होंने सीईटी के बारे में जो बातें बताई हुई है वही मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं पेज नंबर 15 से। डाउनलोड सीईटी हॉल टिकट थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन। तो यहाँ से आपको एक प्रोसेस करनी होगी। अब कुछ ही दिनों में आपके लिए ये सीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो आपके लॉगिन में आ जाएगा। और जहाँ इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि आपको जो है आपको इसके बारे में ईमेल भी आ जाएगा और एसएमएस भी आ जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके लिए आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप लॉगिन में से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको उस पर एक ओरिजिनल फोटो चिपकाना होगा, जिसके साथ आपको सिग्नेचर भी करनी होगी। ये बहुत जरूरी है कि आपको फोटो उस पर एक लेटेस्ट फोटो आपको वहां पर पेस्ट करना है। उस पर आपकी खुद की सिग्नेचर की जरूरत है, किसी और की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। जब जैसे कि कुछ एग्जाम के लिए होता है किसी क्लास 1 ऑफिसर की या गैजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर रिक्वायर होती है, इस एडमिट कार्ड पर इस तरह से किसी और की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की सिग्नेचर वहां पर होनी चाहिए। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस है। आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको अपना जो ओरिजिनल हॉल टिकट है वो आपको वहां पर दिखाना होगा, जो सुपरवाइजर होगा उनके लिए। और उसके साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपको फोटो आइडेंटिटी का कोई प्रूफ आपके साथ ले जाना होगा। उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। एक पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, बैंक का पासबुक हो सकता है जिसके ऊपर आपका फोटो है, या फिर फोटो आइडेंटिटी का कोई और भी इशू गवर्नमेंट द्वारा इशू किया कोई भी कार्ड यहाँ पे चल सकता है। तो ये जरूरी है कि आपको सीईटी के लिए जाते समय आपका हॉल टिकट और उसके साथ कोई भी आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जो लिस्ट उन्होंने यहाँ पर दी है उस लिस्ट पर आपको वो भी लेकर जाना है साथ में। अब जब वहाँ के जो भी सुपरवाइजर होंगे वो आपका एडमिट कार्ड और आपका जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है अगर वो मैच हो जाता है तो आपके लिए वो अलाउ कर देंगे एग्जाम देने के लिए।
अब यहाँ पे रेशन कार्ड और जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वो अलाउड नहीं, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके सिवा कोई भी सॉफ्ट कॉपी या जेरॉक्स कॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल ही चाहिए जो भी आपको सबमिट करना है। अब इनकेस ये होता है जैसे कुछ मैरिड जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अगर उनका नाम और शादी से पहले शादी के बाद का जो भी नाम है अगर अलग अलग है तो उस तरह से आपको आईडी प्रूफ देना है। अगर आप मान लीजिए आपके पास नए नाम से कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो लेकिन आपने जो भी नाम चेंज किया है उसका जो भी मैरिज सर्टिफिकेट होगा या फिर एफिडेविट हो सकता है ओरिजिनल कि आपका ये दो नाम अलग अलग है लेकिन आप एक ही व्यक्ति, इस तरह का एक एफिडेविट भी चल सकता है। या फिर गैजेट चाहिए जिसके तहत आपने नाम चेंज किया है या फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी वहाँ पे चलेगा। अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड पर शादी से पहले वाला नाम है और आपने अभी जो एप्लीकेशन दिया हुआ है वो नए नाम से दिया है शादी के बाद वाले नाम से, तो उस केस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। या फिर अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है नेम चेंज का, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, गैजेट भी नहीं, तो आप एक एफिडेविट बनाइए। एफिडेविट में ये मैटर लिखे कि आप दोनों, ये नाम अलग है लेकिन आप एक ही व्यक्ति हो, और ये ओरिजिनल आपको कैरी करना होगा, तभी आपको एग्जाम के लिए अपियर करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये एग्जाम जो टोटल 90 मिनट्स की है, तो लेकिन टोटल जो आपको पीरियड दिया जाएगा वो लगभग 150 मिनट्स का टाइम आपको लग सकता है पूरे एग्जाम सेंटर पर। तो आपको ये एग्जाम सेंटर देने के लिए आपको जहाँ भी सेंटर आया है वहाँ पर आपको मैन्युअली जाना होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम है लेकिन ये घर पे बैठकर नहीं है, ये जो सेंटर आपके हॉल टिकट पे दिया होगा और जो टाइमिंग दिया होगा उसी टाइमिंग में उसी बैच में आपको जाना है। तो टोटल टाइम आप अज्यूम करके रखें कि कम से कम वहाँ पे आपको 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा लगभग लग सकता है टोटल एंट्री से लेकर एग्जिट तक। तो ये आप ध्यान में रखिए, उसी हिसाब से आपको खाना जो भी साथ में फूड लेके जाना है या पानी लेके जाना है तो उस तरह से आपको अरेंजमेंट करनी होगी। अब जो टेस्ट सेंटर होते हैं, जो सीईटी के जो एडमिशन सेंटर हो वो डिफरेंट सिटी वो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिए। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसी वक्त आपने सेंटर सिलेक्ट किए हैं। उस सेंटर में फिर वेन्यू होते हैं अलग अलग, वो वेन्यू वहाँ पर दिए जाते हैं। आपके एडमिट कार्ड पे ही उस वेन्यू का नाम आ जाएगा। जनरली ये कुछ कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम की अच्छी सी सुविधा उपलब्ध होती है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं या कोई कॉलेज होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स अच्छी तरह से है, तो ये वेन्यू होते हैं। तो ये आपने वेन्यू पहले आपने सेंटर दे दिए, सेंटर के हिसाब से आपको वेन्यू और टाइम आपको आ जाएगा, वो आपको उस हिसाब से चेक करके उसी टाइम पर आपको वहां पर अटेंडेंस लगाना है। अब यहाँ पे जो बातें लिखी है यहाँ पर ये लिखा है उन्होंने कि आपको जो स्टडी सेंटर आ गया वो चेंज नहीं कर सकते। चॉइस ऑफ द स्टडी सेंटर जो आपने दिया है वही है, उसमें आपको चेंज करने का कोई राइट नहीं है। अभी सीईटी के नेचर के बारे में आगे बताया गया है कि ये जो टोटल एग्जामिनेशन होगी ये 90 मिनट्स की है। सारे यहाँ पे जो है एमसीक्यू हो गए और निगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम दोनों आएंगे, मराठी इंग्लिश में दोनों आएंगे, दोनों मीडियम में एग्जामिनेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, लेकिन फिर भी आपको फिजिकली सेंटर में जाना है और सेंटर के कंप्यूटर्स पे बैठकर आपको ये एग्जाम देनी है। तो इसका टोटल पैटर्न 100 मार्क्स का ये सीईटी का एग्जाम है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो है वो मेंटल एबिलिटी के लिए आएंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज पे आएंगे जो करंट अफेयर्स होते हैं, और 30 क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपको टीचर्स एप्टीट्यूड के ऊपर। तो इसके लिए आप अलग अलग बुक्स रेफर कर सकते हैं। मैं किसी भी बुक को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कुछ बुक्स यहाँ पे मराठी में भी दिख जाएंगी बीएड एडमिशन के लिए, जिसके आपको प्रैक्टिस मिलेगी, या इंग्लिश में भी यहाँ पे सीईटी के कुछ बुक्स अवेलेबल है। आप खास कर ये देखिए वहाँ जहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र बीएड लिखा है वही आप बुक लीजिए, महाराष्ट्र स्टेट, क्योंकि इसके सिलेबस के हिसाब से ये एग्जाम होगी। तो आप कोई भी बुक ले लीजिए लेकिन उसमें महाराष्ट्र बीएड होना जरूरी है, ताकि आपको इस जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
अब जो मेन 3 यहाँ पे सेक्शन है इस सीईटी के एग्जाम के, वहाँ पे जो पोर्शन है उसमें 40% जो मेंटल एबिलिटी के ऊपर है, जहाँ से आपकी रीजनिंग पावर, जिसमें अलग अलग के क्वेश्चन है, सीरीज क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, रिलेशनशिप के क्वेश्चन है, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसी तरह से 40% क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज पे आएंगे 30% क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल लोकल लेवल पर जो भी प्रमुख चीजें हुई है उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। और जो टीचर्स एप्टीट्यूड के उसके 30% क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टीचिंग या टीचिंग क्वालिटीज, अवेयरनेस, एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इस तरह से कि जो भी आपको ये बुक्स में देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। तो ये 3 के ऊपर आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। ये अलग अलग, भले ही आपको ये अलग अलग दिए हुए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे या फिर उसके मार्क्स कितने, लेकिन आपका जो रिजल्ट है टोटल 100 के ही आएगा। ये जरूरी नहीं कि ये आपको हर एक इसमें कुछ अलग अलग पासिंग इस तरह से कुछ नहीं है, टोटल आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 100 ही आएगा। और एक और बात बता दूं कि सीईटी के लिए कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते, 50% 30% इस तरह से कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आपका मेरिट स्कोर होता है, जितना आपका मेरिट अच्छा होगा उतना आपका नंबर जल्दी लगेगा। आपको ये भी बता दूं कि बीएड का जो मेरिट होता है वो प्योरली सीईटी के स्कोर के ऊपर ही होता है, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो जितनी आपको एग्जाम अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, इसके बेसिस पर आपका नंबर जो जल्दी से लग सकता है। तो ये आपका मेरिट स्कोर है, इसलिए आपको सीरियसली देनी होगी और इसी के ऊपर आपका जो एडमिशन है कितनी जल्दी होगा ये डिपेंड है। एक बार फिर बता दूं कि इसके लिए पासिंग या कट ऑफ इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। आपको 1 मार्क भी मिल जाता है तो भी आप एडमिशन के लिए क्वालिफाइड है, सिर्फ आपका मेरिट कम आएगा। तो इस पोर्शन के बाद जो सेकंड टेस्ट आपको उसी दिन, जो इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं उनके लिए उसी दिन एक अलग से टेस्ट होगी जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट। तो ये एक ही दिन आपकी सीईटी भी होगी और ये ईएलसीटी की टेस्ट भी उसी दिन उसी सेंटर पे होगी। कुछ गैप होगी 30-40 मिनट्स की, उसके बाद ही ये आपकी एग्जाम वहीं पर होगी। तो ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये जानने के लिए ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉम्पिटेंट हो। तो इसका ये सिलेबस यहाँ पे थोड़ा ओवरराइट हो गया है, लेकिन मैं आपके लिए अलग से फाइल भी ओपन करके रखी है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलग से पब्लिश किया है सिलेबस सारे सीईटी का। तो उसी में ये बीएड का भी सीईटी का दिया हुआ है। तो ये उसका सिलेबस है। टोटल 50 मार्क्स आएंगे। आपने देखा कि जो पहली सीईटी उसके टोटल जो मार्क्स है वो 100 है और दूसरे जो है 150, जिसके जो है 50 मार्क्स है। तो इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें ये एलिमेंट्स होते हैं इंग्लिश के बारे में, ये इसके ऊपर आपके एमसीक्यू आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस, फोनेटिक्स, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आएंगे ये दिए हुए हैं। तो टोटल ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन होगी। इसमें भी कोई क्वालिफाइंग, इसमें भी कोई पासिंग के परसेंटेज नहीं है। आपको जितने भी मार्क्स आएंगे उसके वो आपका मेरिट के हिसाब से आएंगे। तो जैसे कि दिया है नीचे जो है कि ये एमसीक्यू आएंगे सारे और उसके बाद इसके कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए 50 जो सवाल है उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे और ये भी इंग्लिश में ही होगी, ये मराठी या किसी दूसरी भाषा में नहीं होगी और ये ऑनलाइन मोड में ही होगी। तो ये इसके सिलेबस है। एक बार फिर बता दूं कि ये भले ये आपके स्टडी के लिए दिया हुआ है अलग अलग जो टॉपिक्स है, लेकिन इसका पासिंग या इसके जो मार्क्स है ओवरऑल मार्क्स आउट ऑफ 50 आते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। किस टॉपिक्स में आपको कितने मार्क्स है ये कहीं पे भी उसको लिखा नहीं होता है, सिर्फ आपके टोटल आउट ऑफ 50 मार्क्स आपके ईएलसीटी एग्जाम के लिए काउंट किए जाते हैं। फिर से आते हैं ब्रोशर की तरफ। अब जो आगे 12 नंबर में गाइडलाइन दी हुई है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं उनके लिए दिए हुए हैं। अगर वो खुद अपने किसी जिसको हम राइटर कहते हैं आसान भाषा शब्दों में, अगर आप राइटर लेना चाहते हो तो आपकी क्या प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है। इसके लिए एक फॉर्म भी एनेक्सर में दिया हुआ है, वो एफिडेविट दोनों को देना होगा, जो कैंडिडेट है और जो स्क्राइब है उनके लिए। कुछ यहाँ पर उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हुई है कि जैसे कि एक इम्पोर्टेंट है कि एक जो पर्सन है वो एक ही कैंडिडेट के लिए स्क्राइब कर सकता है या फिर उसको असिस्ट कर सकता है, वो किसी दूसरे को दूसरे दिन एग्जाम में असिस्ट नहीं कर सकता। और ये भी कहा जाता है, ये भी लिखा हुआ है कि आपको
खुद की खर्चे से आपको ओन कॉस्ट से आपको स्क्राइब अपॉइंट करना है। तो जब आप स्क्राइब लेते हो, अगर आप जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपके लिए यहाँ पर 20 मिनट्स का पर आवर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि सीईटी का जो टाइम है वो 90 मिनट्स का है, तो इसका मतलब वहाँ पर 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए जैसे कि पूरे ये लॉ के हिसाब से मिनिमम जो है 40% इम्पेयरमेंट होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये पूरी कैटेगरी दी हुई है कि किस तरह की अगर डिसेबिलिटी होती है तो उनके लिए किसके लिए स्क्राइब अलाउड है और इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम अलाउड है, ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। जो भी रेफर कैंडिडेट है वो पूरी तरह से ध्यान से देख लीजिए। और अगर आप स्क्राइब ले रहे हैं तो एनेक्जर एक इसी ब्रोशर में दिया हुआ है, उसके फॉर्मेट में आपको एक एफिडेविट या फिर आपको एक प्रतिज्ञा पत्र यहाँ पर देना होगा। 13 में दिया हुआ कि अगर आप अलग अलग तरह से कुछ अनफेयर मीन्स करते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। आपको ये सारी चीजें ध्यान से पढ़नी होगी। आपको किसी तरह का कोई कॉपी करना नहीं है। आपको किसी दूसरे जो परीक्षार्थी उनके साथ बात नहीं करनी है। इसके साथ ही आपको ये जो सीईटी का मैटर है आपको कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करना है, बाहर आकर पब्लिश करना नहीं है, लिखना नहीं है। जैसे कि आपने कागज पेन से लिख लिया और बाहर जाकर दे दिया, तो आपको किसी भी तरह से जो एग्जाम के क्वेश्चंस है आपको लीक नहीं करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं 3 दिनों तक एग्जाम है, तो इसमें इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये क्वेश्चंस किसी को भी बताने के लिए या फिर किसी भी तरह से डिस्क्लोज करने के लिए अलाउड नहीं है। अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल फोन वहां पे अलाउड नहीं होते एग्जाम सेंटर में, वैसे आप तो ये चीजें जानते ही होंगे। कुछ हाईलाइट भी टेस्ट के बारे में दिए गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट हुए, जैसे कि इसमें 90 मिनट सीईटी के लिए आएंगे आपके, और ये 90 मिनट आपका जो है वो स्टार्ट होगा जब आपका टेस्ट एक्चुअली स्टार्ट होगी, उससे पहले का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है। ये जैसे कि आप जानते हो ये टेस्ट मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, सारे एमसीक्यू होंगे। और कैंडिडेट विल हैव टू सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड माउस क्लिक दैट अल्टरनेटिव विच कैंडिडेट फील्स एप्रोप्रिएट। तो आपको माउस क्लिक की मदद से क्वेश्चंस को जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके अलावा वहां पे दूसरा कोई चॉइस नहीं होता है। जो एक्चुअल विंडो आपकी सीईटी की जो एक्चुअल विंडो होगी वहां पर आपको उस सॉफ्टवेयर में आपको इस तरह से क्वेश्चंस के जो कलर्स है और टैब्स है वो दिखाई देंगे, उसके मीनिंग यहाँ पर दिए हुए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हो गए एमसीक्यू हो गए। आउट ऑफ 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर जो है सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उस पर माउस क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कीजिए ताकि वो आपका आंसर आ जाए। जब आप आंसर क्लिक करने के बाद नीचे वहां पर सेव एंड नेक्स्ट लिखा होगा तभी आपको अगला क्वेश्चन आएगा। अगर आप वहां पे क्लिक नहीं करते हो तो आपको वो अनआंसर्ड रह जाएगा और आप अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो इस विंडो में आपको एक क्वेश्चन एक वक्त पर दिखता है। तो अगर आप किसी आंसर के बारे में श्योर नहीं हो तो आप उस पर आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके आप अगले क्वेश्चन पे जाइए। इसका मतलब ये है कि आप ये आपके लिए है कि आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको फिर से एक बार सोचना है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं आगे और कौन से क्वेश्चंस है। तो आपको अभी जल्दी से आप यही कीजिए कि अगर आपको डाउट है तो फिर भी आपके जो भी एक गेस है उसको क्वेश्चन को आप क्लिक कर दीजिए और रिव्यू करके नेक्स्ट चले जाइए। जैसे आप नेक्स्ट जाएंगे तो आप फिर से वापस आकर उस रिव्यू को कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है और आप अगर ये जो रिव्यू के जो है उसको आप रिव्यू नहीं कर पाते, फिर भी आपने जो भी वहां पे आंसर दिया हुआ है वो वहां पर आपके स्कोर के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। आप जितने भी क्वेश्चंस की इंडेक्स देखेंगे तो आपको इस तरह से कलर और ये नंबर दिखाई देंगे कि आपने ये क्वेश्चन अभी देखा ही नहीं है, आपने देखा है लेकिन उसको आप आंसर नहीं किया है, आपने आंसर कर दिया है और आपने यहाँ पे इस क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए दिया है और लास्ट में आपने रिव्यू कर दिया, आपने आंसर का
आंसर दिया है लेकिन आपने रिव्यू के लिए करके रखा है। इस तरह से आप रिव्यू भी कर सकते हैं। तो सिंपली यही है कि आप सेव जो भी आपका आंसर है सेव करिए, नेक्स्ट जाइए। अगर आप सेव नहीं करते तो आंसर वहां पे सेव नहीं होगा और आप वो इस तरह से आएगा कि आपने उस वहां पे अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको डाउट है कुछ तो आप रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो जिसमें भी आपने क्लिक किया हुआ है, लेकिन रिव्यू करने से पहले आप उसका आंसर दीजिए, उसके बाद रिव्यू करके नेक्स्ट जाइए। तो क्या होगा, अगर टाइम आपका खत्म हो जाता है, आप रिव्यू नहीं कर पाते हो, तो आपने जहाँ पे क्लिक किया है वही आंसर आपका काउंट कर लिया जाएगा। आप जो क्वेश्चंस है, अलग अलग क्वेश्चंस, आप किसी भी वक्त पर कोई भी क्वेश्चन जाकर देख सकते हो। इसमें कोई सीरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जिस क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपको सुविधा है कि आप जो 90 मिनट्स है उसमें आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी क्वेश्चन का जवाब कभी भी दे सकते हो। उसमें सीरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक समय पर आपके सामने एक ही क्वेश्चन आएगा दोनों मीडियम के साथ। आपको आखिरी में सबमिट बटन दबाना है। जब आपका टाइम पूरा हो जाए तभी आपको ये सबमिट का बटन दबाना है। इसके बारे में जब भी आपको वहां पर असिस्टेंट रहते हैं, वहां पर कुछ सुपरवाइजर होते हैं, अगर आपको कोई भी उनसे क्वेश्चन है तो टेस्ट शुरू होने से पहले ही पूछना है। ड्यूरिंग द टेस्ट वो आपको आपके किसी भी क्वेरी का जवाब वो नहीं देंगे। तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी है। आपको वहां पर अंदर ले जाने के लिए सिर्फ एक पेन, आपका आईडी प्रूफ, और वहां पे अंदर आपको एक रफ पेज दे दिया जाएगा। आपको बाहर से पेन के अलावा और आईडी प्रूफ के अलावा कुछ भी अंदर लेकर नहीं जाना है। जब आपका ये सीईटी के बारे में, जैसे कि आपका ये टेस्ट हो गया तो सबमिट बटन आप दबाएंगे तो आपका जो सीईटी का पेपर है वो वहां पे सबमिट हो जाएगा। आपको स्कोर उस वक्त पता नहीं चलेगा। एक बार आपका सबमिट हो गया कि फिर से उसको एडिट करना या फिर से एक बार उसको ओपन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप सबमिट नहीं कर पाते और टाइम खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। जितने भी आपने क्वेश्चंस के आंसर किए उतने आपको स्कोर के लिए कंसीडर किए जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि आपको किसी भी तरह से कोई भी कीबोर्ड की कीज वहां पे नहीं प्रेस करनी है। सिर्फ आपको माउस क्लिक से ही सारी चीजें करनी है, क्योंकि वहां पे जैसे आपको कीबोर्ड में जैसे ही आपकी टेस्ट शुरू हो जाती है तो टेस्ट शुरू होने में जाने के बाद आपको कीबोर्ड की कीज का यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको माउस का यूज करना है। कीबोर्ड का यूज आपको टेस्ट में नहीं करना है। उसके पहले ऑथेंटिकेशन के लिए हो सकता है आपको कीबोर्ड यूज करने दिया जाए, लेकिन टेस्ट शुरू होने के बाद खत्म होने तक तो आपको कीबोर्ड की की नहीं प्रेस करनी है। अगर हो सकता है अगर आप प्रेस करें तो पूरा आपकी जो टेस्ट है वो लॉक हो जाएगी और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है सीईटी के बारे में कि आप जो भी सीईटी की डेट है, टाइम है, वेन्यू, एड्रेस वो आप ठीक से आपके हॉल टिकट पर ही है। तो आप पहले एक दिन जाके पहले कंफर्म कर लीजिए कहाँ पर है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर होती है तो आपको पता नहीं हो सकता है। तो आप वहां जाइए और एक दिन पहले जाकर वहां देख लीजिए कि ये कौन सी वेन्यू है, कहाँ पर है, आप ठीक से देख लीजिए ताकि दूसरे दिन आप टाइम पर समय पर पहुंच जाए। आप अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको ये ठीक से ध्यान में रखना है। आप जब वहां पे जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन में आपका जो हॉल टिकट है वो साथ में लेकर जाना है, जिस पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट किया हो। और अगर हो सकता है तो अगर आपने जो ऑनलाइन फॉर्म में भरा हुआ अगर अपलोड किया था, अगर वही फोटो आप पेस्ट करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन वो रहे तो ज्यादा अच्छा होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको जो है आपको हॉल में एंट्री करने के बाद, पहले कंप्यूटर लैब में एंट्री करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे वो आपको सारी की सारी ठीक से फॉलो करनी है। आपके हॉल टिकट के साथ आपको जो आईडी प्रूफ लेके जाना है, वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, जेरॉक्स नहीं चलेगी। आपको ओरिजिनल ही लेकर जाना है। अगर नेम चेंज का कुछ इश्यू है तो आपको एफिडेविट करके ही जाना है और वो भी आपको ओरिजिनल ही चाहिए।
एग्जाम खत्म होने के बाद आपको जो अपना हॉल टिकट है वो कलेक्ट करना है। जब आप आंसर देते हो तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना है। जैसे कि कुछ कैंडिडेट करते हैं कि सारे सवालों के जवाब ए में दे दीजिए सारे, या फिर बी में दे दीजिए, या फिर कुछ सीरीज फॉलो करते हैं ABCD इस तरह से रैंडमली अगर कुछ डिटेक्ट होता है कि आपने रैंडमली कुछ ऑप्शन दिए हुए, तो हो सकता है कि आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाए, या फिर आपका जो एप्लीकेशन है इनवैलिड हो जाए। इसलिए आप स्टडी करके जवाब देने हैं, आपको उसको रैंडमली तुक्का नहीं लगाना है। आप जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप एक बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं, और वहां पर एक पेज शीट ऑफ द पेपर विल बी प्रोवाइडेड। वहां पर आपको एक कागज आपको दिया जाएगा काम करने के लिए, जो आपको जाते समय जो आपके सुपरवाइजर है उनको, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उनको वो रिटर्न करना है। वो पेपर जो भी आपने रफ वर्क किया है, आपको कोई भी कागज इस एग्जामिनेशन हॉल से, कंप्यूटर लैब से आपको बाहर नहीं लेकर जाना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको हॉल टिकट लेके जाना है जिस पर आपका फोटो हो, और आपको वैलिड फोटो आईडी लेकर जाना है जिसकी लिस्ट ऊपर दी हुई है। उसके बाद आपको, अगर आपका नाम में कोई चेंज है जो कि आप आईडी प्रूफ लेके जाने वो, और आपका एप्लीकेशन का नाम अगर अलग अलग है तो आपको एफिडेविट लेके जाना है, या फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, या फिर गैजेट लेकर जाना है, और आपको सिर्फ एक पेन लेकर जाना। तो इन 3 चीजों के साथ ही आपको एंट्री करनी है। आपको इसके सिवा कोई भी चीज अंदर लेकर नहीं जानी है। तो इतने गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई है। सिर्फ आपको एक एनेक्सर दिखा देता हूँ। अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हो, जिसको हम राइटर बोल सकते हैं, राइटर लेना चाहते हो, तो उसके लिए एफिडेविट यहाँ पर दिया हुआ है इस ब्रोशर के एंड में। तो आप अगर स्क्राइब ले रहे, राइटर ले रहे, आपका कोई हेल्प ले रहे, तो आप उस असिस्टेंट और आपके साथ, दोनों के साथ यहाँ पर आपको वो उस फॉर्मेट में आपको वो एप्लीकेशन भर के देना है। ये सेंटर के नाम है जो आपने पहले ही दे चुके हैं। ये जो एनेक्सर है ये उनके लिए है जो स्क्राइब लेना चाहते हैं, जो असिस्टेंट लेना चाहते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट है या फिर दूसरे कैंडिडेट है जो दिव्यांग है वो देना चाहते हैं, तो उनके लिए है। ये इस फॉर्मेट में डिक्लेरेशन दोनों का देना होगा, स्क्राइब का और कैंडिडेट का, दोनों का। इस तरह से ये एग्जाम है। आप पूरी तरह से इसका स्टडी कीजिए। आप ये 2 पेपर होंगे, ये ध्यान में रखिए। जो इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं उनके लिए पहली होगी ये CET, जो 100 मार्क्स की होगी, 90 मिनट्स का टाइम होगा। उसी सेंटर में वहीं पर उसी दिन CET होने के बाद आपकी ELCT की टेस्ट होगी, जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में होगी। उसके 50 मार्क्स हो गए और उसके लिए टाइम होगा 60 मिनट्स। इस तरह से ये दोनों टेस्ट आपको देनी है। जिसने भी ये ELCT की टेस्ट नहीं दी है वो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से एडमिशन नहीं ले सकता है। इंग्लिश मीडियम से एडमिशन लेने के लिए B.Ed CET और ELCT दोनों बहुत ज़रूरी है। तो आप बुक्स लीजिए, उसमें से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से स्कोर लीजिए। जितना आपका स्कोर अच्छा आएगा उतना आपका मेरिट ऊपर आएगा, और जितना जल्दी मेरिट आपका अच्छा है उतने जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, इसके लिए पासिंग की कोई लिमिट नहीं है। 50%, 35% किस तरह का कट ऑफ नहीं है। आपको ये एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है ताकि आपका मेरिट स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो ठीक से पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू वेरी मच।